बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसकी डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है उसको एग्जांपल्स की मदद से। और तीसरा हिस्सा इस क्वेश्चन का ये है कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है कि बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को यानी कि रेस्ट की हालत को जारी रखने की ट्राई करती है, यानी कि रेस्ट में रहने की ट्राई करती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो उसकी भी यही कोशिश होती है कि वो मूव करता रहे। कब तक? प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहने की ट्राई करता है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की मदद से देखें तो एक बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है वो उस वक्त तक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो रही हो तो वो उधर मौजूद रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उस बुक की इस पोजीशन को चेंज नहीं कर दिया जाता। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, अगर एक बॉल को स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल डाउन कर दिया जाए, यानी कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉल को फेंका जाए तो वो नीचे की तरफ रोल डाउन होती जाती है और स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल डाउन होती जाती है। और अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, यानी कि फ्रिक्शन मौजूद ना हो, तो वो बॉल कभी स्टॉप नहीं करेगी और वो आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तो इस केस में भी नेट फोर्स ज़ीरो थी तो जो बुक थी वो रेस्ट में रही, और इस केस में अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो बॉल जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने की ट्राई करती है। तो इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम देते हैं। इसके बाद थर्ड इसका पार्ट है कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली इनर्शियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी। अब इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है? इनर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस बॉडी के जिसकी बेस पे वो रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, समथिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई भी चेंज अगर उसमें आ रही है तो वो उसको रेजिस्ट करने की ट्राई करता है। ये इनर्शियल प्रॉपर्टी कहलाती है। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करे, अपने अंदर आने वाली चेंज को रोके, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा रहा है तो वो रेस्ट में रहने की ट्राई करे, और अगर वो मोशन में है और उसको रेस्ट में लाने की ट्राई की जाती है तो वो उसको रेजिस्ट करे, तो उसको इनर्शियल प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को, इस वजह से उससे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन इनर्शिया। Why is it important to have knowledge of inertia in our daily life? Elaborate your answer with examples. Inertia क्या है और हमें डेली लाइफ में inertia के बारे में क्यों मालूम होना चाहिए, और इसका जो आंसर है वो एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देना है। तो सबसे पहले अगर हम inertia की बात करें तो किसी भी बॉडी का जो inertia है वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कोई भी जो चेंज उसके अंदर लाई जा रही है उस बॉडी में वो उसको रेजिस्ट करता है। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की ट्राई करता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करता है। इसको इनर्शिया का नाम दिया जाता है। मैस मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, कि मतलब ये है कि इनर्शिया जो है वो मैस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा,
और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। इसके बाद क्या कहा गया था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ इनर्शिया, हमें इनर्शिया का नॉलेज क्यों होना चाहिए, यानी कि इनर्शिया की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अनेबल करता है, मेंटेन करता है पैटर्न्स ऑफ फंक्शनिंग, और जो बॉडीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको। ये कैसे कि लाइक आपको ये मालूम है कि जब कार के अंदर आप बैठे हों या एक बस है उसके अंदर आप खड़े हैं और बस अचानक से चल पड़ती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और इसी तरह अगर बस अचानक से रुके, यानी कि ब्रेक लगा दे, स्पीड से चल रही थी और बस अचानक से स्टॉप कर जाती है, जब वो रुकेगी तो उस वक्त क्या होगा कि बस के अचानक रुक जाने से आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये किस वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। तो आपको इनर्शिया के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप क्या करें, मोहतात रहें ऐसी सिचुएशन में, आपको ये मालूम हो कि इनर्शिया अप्लाई होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कार के अंदर सीट बेल्ट से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसी मकसद के लिए होते हैं। सबसे पहली जो इसकी एग्जांपल है, लास्ट उन्होंने यही कहा था कि इलेबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में डिज़ाइन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस फॉर व्हीकल्स, जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं व्हीकल्स के लिए, जैसा कि सीट बेल्ट होता है, ये क्या करता है, अगर कार एक्सीडेंटली सडनली हिट कर जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी हर्डल को हिट करती है, सपोज किसी दरख्त को हिट कर गई या किसी दीवार को हिट कर गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर सीट बेल्ट बांधा होगा तो वो सीट बेल्ट सेफ रहेंगे, आगे की तरफ जर्क आपको नहीं लगेगा, आगे की तरफ आप नहीं जाएंगे सीट के साथ, अपनी सीट से हिलेंगे नहीं सीट बेल्ट की वजह से। तो वो एज ए सेफ्टी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह स्पेस ट्रैवल में जैसा कि एक डिवाइस एस्केप करती है अर्थ की ग्रेविटी से, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से कोई डिवाइस बाहर निकल जाती है तो वो मूव करती रहती है अपने पाथ पे, जो उसका गिवन पाथ है उस पे वो मूव करती रहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक कि को वो किसी और ग्रेविटेशनल फील्ड या ऑब्जेक्ट में एंटर ना हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिड्यूस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट लॉ। कि सबसे पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बतानी है और फिर उसका प्रूव करना है, और नेक्स्ट क्या करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने प्रूव करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मदद से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब एक नेट फोर्स अप्लाई करती है किसी भी बॉडी पे, यानी कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई की गई तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी। वो जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो अगर फोर्स F प्रोड्यूस की जाए जिसकी मदद से फोर्स F अप्लाई की जाए और उसकी मदद से एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो, बॉडी का मास M हो, तो डेफिनेशन की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि A प्रोपोर्शनल होगा F। और दूसरी जो सेंटेंस था उसमें कहा गया था कि वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, यानी कि A प्रोपोर्शनल टू 1/m। इन दोनों को कंबाइन करें तो A प्रोपोर्शनल टू F/m आ जाता है। यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू ma यानी कि F इक्वल टू kma आ जाता है। अब k यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और SI यूनिट्स में जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये F इक्वल आ जाता है ma के। नेक्स्ट क्या कहा गया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मदद से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट या रेस्ट की कंडीशन को, अपनी स्टेट, कौन सी स्टेट, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन को, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो ज़ीरो हो। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स F जो बॉडी पे अप्लाई की जाए ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसको एक्सेलरेट कर देगी, उसको मोशन में ले आएगी। तो जितनी ज़्यादा वो फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और यही चीज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हिस्सा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया है कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के। तो मैथमेटिकली हम F = ma लिखते हैं। तो ये जो कंडीशन थी फर्स्ट इक्वेशन में कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, उसकी मदद से हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में बताना है, और इसको एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमने देखनी है इससे रिलेटेड। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, यानी कि इक्वल होते हैं वैल्यू इनकी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस लॉ के मुताबिक एक्शन जो है वो हमेशा accompanied by a reaction force and the two forces must always be equal and opposite। कि इस लॉ के मुताबिक जो एक्शन है वो हमेशा एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो एक्शन और रिएक्शन की दो फोर्सेस होंगी ये हमेशा इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। जैसे कि आप बॉल को हिट करते हैं वॉल पे, तो बॉल जो है वो एक्शन कर रही है बॉल पे, और बॉल रिएक्शन करती है उस बॉल पे, जिसके नतीजे पे जो बॉल है वो वापस आती है। तो जो एक्शन और रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एक रॉकेट मूव करता है तो वो उसकी जो मोशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूल के मुताबिक होती है। जो गैसेज हैं, हॉट गैसेज इसमें से इजेक्ट होती हैं, तो वो बेसिकली एक्शन है। काफ़ी हाई स्पीड के साथ गैसेज जब इजेक्ट होंगी एक डायरेक्शन में, तो उसका रिएक्शन होगा इस रॉकेट पे, और वो उन गैसेज से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है रॉकेट की, ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन की एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन मोमेंटम, व्हाट इज इट्स फार्मूला एंड यूनिट, इज इट a scalar or vector quantity, show that units of momentum Newton second and kilogram meter per second are equal। मोमेंटम की डेफिनेशन बतानी है, फार्मूला और यूनिट बताना है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट्स उसके बताने हैं कि जो मोमेंटम के यूनिट हैं न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। मोमेंटम क्या, अगर आप फार्मूला देखें तो P = mv होता है, उसके मुताबिक हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन मोमेंटम की क्या है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि किसी भी बॉडी की मोशन जो मास एंड वेलोसिटी की वजह से होगी उसको हम मोमेंटम का नाम देंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम मोमेंटम की डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका फार्मूला लिखना था, तो फार्मूला जो है मोमेंटम का, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, तो ये P = mv आ जाएगा। इसमें m मास है और v वेलोसिटी है। इस यूनिट, तो यूनिट अगर हम देखें तो मोमेंटम का जो यूनिट है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये मोमेंटम के यूनिट हैं। उसके बाद ये दोनों इक्वल कैसे हैं वो हम लास्ट में प्रूव करेंगे। ये पूछा गया है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो डिपेंड कर रही होती है वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस पर, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। शो दैट यूनिट्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड आर इक्वल।
न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल हैं तो वो प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो न्यूटन सेकेंड को हम लेते हैं, न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपने कैसे याद रखना है कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और फोर्स अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक देखें तो F इक्वल टू एम ए आता है। m का यूनिट केजी और a का यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह जो न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और s साथ एज इट इज आ गया। अब इसमें जो बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है, s यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये किलोग्राम ms मीटर पर सेकेंड, पावर क्या आ जाएगी? -2 इसकी प्लस s की पावर 1। तो ये सिंप्लीफाई होके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये s की पावर -1 आएगी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी कि s की पावर -1 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का मैस और वेट, इसके दरमियान डिफरेंशिएशन करनी है। तो अगर हम मैस और वेट की बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, मैस और वेट की डेफिनेशन। तो स्टेटमेंट सबसे पहले एक मिनट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट ऑफ द बॉडी। मैस और वेट जो है बॉडी का, उसको डिस्कस करना है। तो पहले मैस हम देखते हैं। मैस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। कि किसी भी बॉडी में मैटर कितनी मिकदार में मौजूद है, मैटर से मुराद सॉलिड, लिक्विड या गैस, कितनी मिकदार में मौजूद है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैस का नाम देते हैं। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है? फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। के वो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको वेट का नाम दिया जाता है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन बतानी है और इसको प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका टॉपिक है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली जो उससे रिलेटेड है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसी एक बॉडी जिसका मास m है, उस पर फोर्स अप्लाई की गई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो एक्सेलरेशन, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इक्वल होगी किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के। तो इसको हम प्रूव करें हैं। कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। एक फोर्स F उस बॉडी पे एक्ट करती है जो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम ये कंसिडर करें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास vi हो और फाइनल वेलोसिटी vf हो, यहाँ पे लिखना है लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज vi एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स vf। बल्कि ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग में vi का, इधर हमने हवाला दे दिया था तो वो ठीक है। टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी, तो मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम pi होगा और फाइनल मोमेंटम pf होगा। मोमेंटम हमने बताया था ना कि जहाँ पे मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व हों तो वो मोमेंटम होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी से लिंक करेगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इन टर्म ऑफ फार्मूला लिखें, इन टर्म ऑफ इक्वेशन लिखें, तो पी आई इक्वल होगा एम वी आई के। जनरल फार्मूला मोमेंटम का P इक्वल टू एम वी था, तो पी आई इक्वल टू एम वी आई और पी एफ इक्वल हो जाएगा एम वी एफ के। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल आ जाता है डेल P इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई।
अब इससे आगे हम देखते हैं पी एफ हमारे पास किसकी इक्वल होगा, एम वी एफ के, और पी आई एम वी आई के। ये जो दोनों वैल्यूज थी ये यहाँ पे पुट कर दी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यानी कि दोनों तरफ अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। डेल्टा पी ओवर टी इक्वल हो जाएगा, इसको भी टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा पी ओवर टी इक्वल हो जाएगा, एम कॉमन आ गया, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये जो टर्म है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। तो डेल्टा पी ओवर टी इक्वल आ जाएगा एम ए के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इक्वल होता है एम ए के, तो एम ए की जगह पे एफ लिख देंगे। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग फॉर टू वर्टिकली मूविंग बॉडीज connected with string that is passing over the frictionless pulley। के एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन और टेंशन किस केस के लिए, फॉर टू वर्टिकली मूविंग बॉडीज, दो बॉडीज जो कि वर्टिकली मूव कर रही हैं। वर्टिकली से मुराद के एक बॉडी भी वर्टिकली मूव कर रही है और दूसरी भी वर्टिकली मूव कर रही है, तो ये केस हमारे पास फर्स्ट केस बनता है। तो हमने इसमें फर्स्ट केस प्रूव करना है। अगर यहाँ पे लिखा होता टू परपेंडिकुलरली मूविंग बॉडीज तो वो सेकंड केस आता, क्योंकि एक उसमें जो ब्लॉक है या बॉडी है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, और दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा होता है वर्टिकली। तो यहाँ पे वर्टिकली दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, ये केस 1 है। तो हम कंसिडर करते हैं कि दो बॉडीज हैं ए एंड बी, जिनका मास m1 और m2 है, यानी कि बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है। m1 हम सपोज करते हैं कि ग्रेटर है m2 की निस्बत। तो ये हम दो बॉडीज लेते हैं, बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है, और बॉडी ए जो है वो बॉडी बी की निस्बत ग्रेटर है। द बॉडीज आर अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल यानी कि जिसमें लचक ना हो, एंड द स्ट्रिंग पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे इन ब्लॉक्स को बांध दिया और उस स्ट्रिंग को पुली के ऊपर से गुजार दिया। ठीक है, ये ब्लू कलर की स्ट्रिंग ली और इसको इस पुली के ऊपर से गुजार दिया है, ब्लैक कलर की ये पुली है। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन। अब इन जनरल आप इसको देखें तो ये जो बॉडी ए है इसका मास ज्यादा है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी, और इसका जो एक्सेलरेशन है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो ए है, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। एट द सेम टाइम द बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन ए। और जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो इस बॉडी के साथ स्ट्रिंग की मदद से ये बॉडी अटैच है, तो ये बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करेगी, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हेंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अब बॉडी पुली जो है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी, यानी कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टी होगी, और वो टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अपवर्ड होती है जब उसके साथ बॉडी हैंग की जाए। ठीक है, बॉडी हैंग करेंगे तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें टेंशन होती है स्ट्रिंग में, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में अपवर्ड होगी, और इनका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा W1 और W2। अब बॉडी ए के लिए हम देखते हैं। बॉडी ए के लिए अगर आप देखें तो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका जो वेट है, इसका मतलब है बॉडी अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, एक W1 और एक टेंशन। तो इसमें से W1 ग्रेटर है टेंशन की निस्बत, इस वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि नेट फोर्स इक्वल आ जाएगी W1 माइनस टी। तो W1 यानी कि M1G जो नेट फोर्स बॉडी ए पे अप्लाई हो रही है उसको F1 कह दिया, और W1 M1G माइनस टेंशन दोनों में सेम है तो वो एज इट इज T लिख दिया।
F1 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है ma के, तो यहाँ पे m1a इक्वल आ जाएगा m1g माइनस टी। यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम अरेंज करें तो m1g माइनस टी इक्वल आ जाता है m1a के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम बॉडी बी के लिए देखते हैं। तो बॉडी बी जो है उसका मास बॉडी ए की निस्बत कम है। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो अपवर्ड मूव करेगी। जब अपवर्ड मूव करेगी तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो, इसका मतलब ये है कि टेंशन ज़्यादा है वेट की निस्बत, इस वजह से वो अपवर्ड मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन की जो फोर्स है वो ग्रेटर होगी, इस वजह से वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स किसकी इक्वल आएगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि T माइनस W2। तो F2 इक्वल आ जाएगा T माइनस W2 M2G आएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल ma होता है, तो यहाँ पे M2a इक्वल आ जाता है T माइनस M2G के। यानी कि इसको भी अरेंज करें तो T माइनस M2G इक्वल आ गया M2a के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी और सेकंड इक्वेशन आई थी, इन दो का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड कर दी और राइट हैंड साइड्स ऐड कर दी। टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये m1g माइनस m2g इक्वल आ जाता है m1a प्लस m2a के। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से a को अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ से g कॉमन आ गया और यहाँ से a कॉमन आ गया। अब ये अगर इधर जाकर डिवाइड हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यही स्टेप दोबारा यहाँ पे लिखा गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको जस्ट इस वैल्यू को इधर जाके डिवाइड कर देना है, तो a इक्वल आ जाता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से। T माइनस M2G डिवाइडेड आ जाएगा M1G माइनस T इक्वल टू M2A ओवर M1A। A से कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे अगर कैंसिल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। M1A इंटू T माइनस M2G इक्वल टू M2A इंटू M1G माइनस T। A से कैंसिल हो जाता है, तो ये M1 इंटू T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू M1G माइनस T। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M1T माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो M1 M2G इक्वल आ जाएगा। ये M1 M2G माइनस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो M2T आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे, यानी कि टेंशन हमने कैलकुलेट करना है तो जिन टर्म्स में T है वो उनको एक तरफ कर लेंगे और बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से T कॉमन आएगा, M1 प्लस M2 इक्वल टू ये M1 M2G प्लस M1 M2G, ये 2M1 M2G हो जाएगा। M1 प्लस M2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, T इक्वल आ जाएगा 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। तो यही हमने इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ 2 कोलाइडिंग बॉडीज। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, और इसको हमने 2 कोलाइडिंग बॉडीज की एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, यानी कि कोई भी बॉडीज हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं किसी भी तरीके से। ये जैसे 2 बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, 2 बॉडीज रिलेटिव मोशन में हैं, तो इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, उन बॉडीज के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो रही हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। लाइक 2 बॉडीज अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रही हैं वो लगाती रहें, लेकिन एक्सटर्नल से उन बॉडीज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो इसको आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दिया जाता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट हो, जिसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो,
दूसरा क्या कहा गया था, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, कि दो या दो से ज्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज का जो मोमेंटम है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि चेंज ना हो, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं और वो जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, यानी कि एक्सटर्नल कोई उनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने से मुराद ये है कि आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। तो हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। ये इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा ये था कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज। तो यहाँ पे एक्सप्लेन की हेडिंग आएगी। कंसिडर करते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है दो स्फीयर्स का, जिसमें से एक स्फीयर का मास m1 है और दूसरे स्फीयर का मास m2 है। और ये जो स्फीयर्स हैं, बॉडी जो स्फीयर m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है और m2 जो है उसकी वेलोसिटी u2 है। u1 जो वेलोसिटी है वो u2 की निस्बत ग्रेटर है, यानी कि ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर हम इनका मोमेंटम देखें, यानी कि स्फीयर ऑफ मास m1 के लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो m1 इक्वल होगा m1 u1 के। मोमेंटम का फार्मूला p इक्वल टू mv है, तो m यहाँ पे m1 है और v u1 है, m1 v1 आ जाएगा। और जो इनिशियल मोमेंटम फॉर मास m2 है वो m2 u2 आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, वो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि कोलिजन से पहले जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो जो पिछली स्लाइड में दो मोमेंटम हमने दोनों स्फीयर्स के लिए लिखे थे उनको सम अप कर दिया, m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो स्फीयर m1 है इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ना, तो वो मूव करता हुआ स्फीयर m2 को हिट करता है। ठीक है, अब जब हिट करेगा तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। मास तो वही रहेगा m1 और m2, लेकिन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो जाए और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाए, तो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इक्वल होगा m1 v1 के, और m2 के लिए जो होगा m2 v2 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इक्वल आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो ये मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन ये शो करती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, और यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल की मदद से ये प्रूव भी कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन क्यों होती है, वजह क्या होती है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की, और उस फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली है क्या, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। कि लाइक कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी मोशन को अपोज करे, यानी कि उसे रोकने की ट्राई करे, तो उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो उस वक्त हमें नजर आती है जब दो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही हो, यानी कि कोई बॉडी पुश की जाती है या पुल की जाती है किसी भी सरफेस पे
तो उस वक्त हमें फ्रिक्शन नज़र आती है। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि नेचर ऑफ द टू सरफेस। नेचर ऑफ द टू सरफेस से मुराद अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ होंगी तो फ्रिक्शन कम होगी। सरफेसेस, एक रफ सरफेस है दूसरी स्मूथ है, फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर दोनों ही रफ सरफेसेस हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इन पे डिपेंड करती है। और दूसरा, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, उस पे भी वो फ्रिक्शन डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस ये हैं कि हम इजीली चल फिर सकते हैं, और इजीली जो चल फिर सकते हैं उसकी वजह फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारे जो शूज़ का सोल होता है उसके और ग्राउंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें स्लिप होने से बचाती है, तो इस वजह से हम इजीली सरफेस पे चल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, फ्रिक्शन हेल्प्स टू सपोर्ट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगर हम एक सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ लगाते हैं तो वो उस लैडर को फ्रिक्शन हेल्प देती है कि वो वहाँ से स्लिप नहीं होती, वो खड़ी रहती है। ऑब्जेक्ट कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग। और इसी तरह ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो ब्रेक्स होती हैं वो काम करती हैं, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए भी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है, जो कार के टायर्स और रोड के दरमियान होती है। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप और भी लिख सकते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। इसके बाद डिसएडवांटेजेस बताए गए थे, पूछे गए थे। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को रिजिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने मूव करवाना है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा है, इट काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स। ये क्या करती है, किसी भी मशीन में वेयर एंड टेयर, यानी कि उसमें क्रैक्स जो हैं वो आ जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तीसरा, इट डिक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स। जो मूविंग पार्ट्स हैं अगर वो फ्रिक्शन ना होती तो काफ़ी ज़्यादा देर तक वो काम करते, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी तो ना सही लेकिन ख़राब ज़रूर हो जाते हैं। फ्रिक्शन ना होती तो वो ख़राब ना होते, वो इवन के लाइफ टाइम चल सकते थे। उसके बाद फोर्थ क्या है, सिंस फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन सम केसेस वाइल हार्मफुल इन सम केसेस। फ्रिक्शन काफ़ी सारे केसेस में हमारे लिए ज़्यादा बेहतर भी होती है, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। तो इसी वजह से उसको नेसेसरी एवल कहा जाता है, फ्रिक्शन को नेसेसरी एवल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हाई इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत, और जो ऑयलिंग होती है स्लाइडिंग पार्ट्स को हम ऑयलिंग करें यानी कि उसमें ऑयल डालें तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह क्या है। किसी भी मशीन में हम ऑयल डालते हैं ना तो उसकी फ्रिक्शन कम होती है। जैसे दरवाजे को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, अगर उसमें से आवाज़ आ रही हो या वो ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हो तो हम उसके कब्ज़ों में ऑयल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो वो रीज़न पूछी गई है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किन मेथड्स के ज़रिए से रिड्यूस की जाती है। तो सबसे पहले हम स्लाइडिंग सरफेसेस को स्मूथ बना के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक ऐसी सरफेसेस जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा उन सरफेसेस को स्मूथ बना दें, फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस। लुब्रिकेटिंग से मुराद ये है कि जैसे हम ऑयल या ग्रीस यूज़ करते हैं तो उससे भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। तीसरा है बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स की मदद से भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। तो बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस पे। अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइड करते वक्त जो एरिया है
एरिया ऑफ कांटेक्ट है सेम बॉडीज का वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत। रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि ऑयलिंग से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कैसे हो जाती है। तो जब हम किसी भी मशीन के पुर्जों को ऑयलिंग करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, वो स्लिपरी हो जाते हैं, यानी कि उन पार्ट्स के जो आपस में दो पार्ट्स इन कांटेक्ट हैं उनके दरमियान ऑयल की एक लेयर बन जाती है। अब ऑयल जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उन दो पार्ट्स के दरमियान जब ऑयल आ जाएगा तो ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग वायरलिंग इन ए सर्कल, डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दीज फोर्सेस। कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हैं, इनको एग्जांपल की मदद से बताना है। एग्जांपल उन्होंने स्पेसिफिक की है कि स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग, उस एग्जांपल की मदद से हमने बताना है और डिफरेंट एप्लीकेशंस बतानी है फोर्सेस की। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने की ट्राई करती है या सर्कल में मूव करवाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने की ट्राई करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल रिएक्शन है जो किसी भी बॉडी को मूव अवे करता है सर्कल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल बतानी है हमने, तो हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि एक स्टोन जो है वो स्ट्रिंग के साथ बांध के उसको दायरे में घुमाया गया है। जब दायरे में घुमाते हैं तो वो किस वजह से सर्कल में मूव कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में मूव करवा रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उसका एक रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई होगी रिएक्शन की सूरत में जो उसको अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करवाती है। ये हमने देखा होगा कि अगर किसी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे हमें नज़र नहीं आती है, अलबत्ता किसी पॉइंट पे अगर जाकर ये स्ट्रिंग टूट जाए तो हम उस स्टोन को देखते हैं कि वो जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूटी वो उससे टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट से वो टेंजेंट ड्रॉ करें, जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो स्टोन मूव कर जाता है। तो वो क्या हुआ, स्टोन अवे फ्रॉम द सर्कल मूव कर गया। तो यूं सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो स्टोन को अवे फ्रॉम द सर्कल मूव करवाती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस बतानी है। तो हर वो एग्जांपल जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही होगी वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मस्ट होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसको मैनी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैरी गो राउंड है, ये एक झूला सा होता है, आपने पार्क्स में देखा होगा। इसकी बात कर रहा है रोलर कोस्टर, आपने देखी हुई है, अगर नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सारी पिक्चर्स नहीं दिखाई। पोर्च स्विंग है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ दिखा दिया आपको डायग्राम की सूरत में, ये फिगर में आप देख सकते हैं पोर्च स्विंग। इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिस किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने की ट्राई करती है। तो ये सर्कल में मूव कर रहा था, इसका बेशक कंप्लीट सर्कल नहीं होता, लेकिन एक कर्व जो होती है अगर उसको कंप्लीट हम देखें तो वो एक सर्कल का फॉर्म ही बनती है। तो पोर्च स्विंग में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, क्रीम सेपरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ हो रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहीं पे यूज़ हो रही होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए अलग से भी डेफिनेशन अलग से भी एप्लीकेशंस लिखी हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको रोलर कोस्टर कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम जो है वो
सेंट्रीफ्यूगल रेलवेज भी कहते हैं इसको। ऐसी रेलवे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए मूव करती है। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।